Okay, dear students, good evening. First of all, congratulations to all Indians. We, being the Indians, we have to congratulate ourselves also because the successful landing of Chandrayaan 3rd. आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो बहुत हमको याद है कि जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब स्पेस में पहली बार जो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट जब पहली बार जब स्पेस में उतरा था तो उसने कहा था कि सिंपल लीप फॉर ए मैन एंड अ ग्रेट लीप फॉर मैन काइंड। तो इंडिया के लिए ग्रेट लीप है और ख़ास के एक अनसक्सेसफुल प्रोग्राम के बाद फिर सक्सेसफुल होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पूरे नेशन का ध्यान इस मुद्दे पर था कि पता नहीं क्या होगा। इसलिए तो सबसे पहले हम लोगों के लिए ग्रेट मैटर ऑफ हैप्पीनेस एंड रिजॉइस है। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। मैं आपको ये बताना चाहता कि जब हम लोगों ने कल सक्सेसफुली पॉलिटिकल एक्सपेंशन वाले पार्ट को किया, अब आप लोग तो वैसे भी बहुत ही इस मामले में प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन में तो आप लोग बहुत अच्छी एक्सेल कर रहे हो। तो फिर 5 क्वेश्चंस लेकर आया हूं तो मुझे पता चलेगा और मुझे लगता है कि आप उस क्वेश्चन को कर दोगे और मैं भी चाहूंगा कि आप 5 के 5 क्वेश्चन को करेक्ट करो। तो चलो हम पहले क्वेश्चन को रखते हैं। बल्ख अभियान किस मुगल शासक के काल में घटित हुआ था? याद करना, कल मैंने लास्ट में आपको एक्सक्लूसिवली एक कहानी बताई थी। तो बल्ख अभियान नजर मोहम्मद, याद करो, मैंने बताई थी। बल्ख अभियान किस मुगल शासक के काल में घटित हुआ था? चॉइस ए अकबर, चॉइस बी जहांगीर, चॉइस सी शाहजहां एंड चॉइस डी औरंगजेब। शाहजहां, यस, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, मालवा एवं गुजरात को सर्वप्रथम किस शासक ने जीता? चॉइस ए बाबर, चॉइस बी हुमायूं, चॉइस सी अकबर, चॉइस डी औरंगजेब। बताइए। हुमायूं, यस, आपने पकड़ लिया। आपको याद है कि बहादुर शाह जो अफगान शासक है उसके पहला अभियान गुजरात में हुमायूं ने किया था। मैंने आपको कहानी बताई थी। थैंक यू अ लॉट फॉर रिकॉलिंग द थिंग। और हुमायूं की सफलता के बारे में आपको याद था। हमें डाउट था कि कहीं ऐसा ना हो कि आप अकबर को चुन लेना। अकबर आया है बाद में, पहले हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 3, किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाई थी? चॉइस ए अकबर, चॉइस बी जहांगीर, चॉइस सी शाहजहां एंड चॉइस डी औरंगजेब। बी फास्ट माय स्टूडेंट्स। शाहजहां, यस। 7 मेडिवल सिटी ऑफ दिल्ली है। पहला मेडिवल सिटी ऑफ दिल्ली इल्तुतमिश ने बनाई। जो पीछे आप मेहरौली में देखेंगे कुतुब मीनार और वहां पर जामी मस्जिद। दूसरी कैपिटल, मेडिवल कैपिटल सिटी दिल्ली की बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने, सीरी फोर्ट। और तीसरी बनाई थी गियासुद्दीन तुगलक ने, तुगलकाबाद। और चौथी बनाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, जहांपनाह। 5वीं बनाई थी फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह कोटला। अब अरुण जेटली उसका नाम हो गया है। और 6ठी बनाई थी हुमायूं के दीन पनाह पर। हालांकि हुमायूं अपना कैपिटल शिफ्ट नहीं कर पाया था, एक पैलेस वहां बनाया था दीन पनाह, और उसी पर पुराना किला शेर शाह ने बनाया था, शेरगढ़ कहलाता था। और 7वीं मेडिवल कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली, मध्यकालीन नगर, शाहजहां ने बनाया शाहजहांबाद।
जिसमें लाल किला से लेकर चांदनी चौक तक का कंस्ट्रक्शन है, जामी मस्जिद एटसेट्रा। तो शाहजहां वो मुगल इंपेरर है जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी। सही पकड़ा आपने। क्वेश्चन नंबर 4, किस मुगल शासक को अहमदनगर का राज्य मुगल साम्राज्य में मिलाने का श्रेय दिया जाता है? चॉइस ए अकबर, चॉइस बी जहांगीर, चॉइस सी शाहजहां, चॉइस डी औरंगजेब। डी। चॉइस नंबर डी। चॉइस नंबर डी। सी भी है बट डी की संख्या ज्यादा है। ओहो, तब तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स मिस कर गए। आपको मैंने बताया था कि जैसे दिल्ली सल्तनत में पहले सबसे पहले देवगिरी को मिलाया था मुबारक शाह खिलजी ने, उसी तरह मुगलों में सबसे पहले अहमदनगर के पार्ट को मिलाया था शाहजहां। और जहां तक औरंगजेब का सवाल है तो औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा को मिलाया है। मैंने कल भी आपको बताया कि औरंगजेब अनेक्ट बीजापुर एंड गोलकुंडा। तो आपका उत्तर यहां होना चाहिए शाहजहां, सी। सी है या नहीं? यस, सी थे। क्वेश्चन नंबर 5, कांधार को किस मुगल शासक ने अंतिम रूप में, अरे तुम लोग यही ना, बीइंग द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, माय स्टूडेंट्स, यहां पर आपको क्वेश्चन को करेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई। कांधार किस मुगल शासक के काल में, किस मुगल शासक के काल में अंतिम रूप में हिंदुस्तान से निकल गया? मतलब ये लाइन मिस प्रिंटिंग हो गई थी, मैंने इसको करेक्ट कर दिया। मैं फिर दोबारा पढ़ता हूं, आप लोग उसी से हल करिएगा। किस मुगल शासक के काल में कांधार किस मुगल शासक के काल में, किस मुगल शासक के काल में अंतिम रूप में हिंदुस्तान से निकल गया? चॉइस ए अकबर, चॉइस बी जहांगीर, चॉइस सी शाहजहां, चॉइस डी औरंगजेब। यस, शाहजहां। मैंने आपको बताया था। गुड। बस कुछ लोगों ने एक क्वेश्चन में गलती कर दी, लेकिन आप लोगों का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। शाहजहां के काल में, पहले जहांगीर के काल में 1622 में निकला था, लेकिन शाहजहां के काल में दोबारा आ गया था। अंतिम रूप में 1648 में फिर शाहजहां के काल में निकल गया। फिर शाहजहां ने 3 सैनिक अभियान भेजे। 2 सैनिक अभियान भेजे थे दारा शिकोह के अधीन, और तीसरा सैनिक अभियान भेजा था औरंगजेब के अधीन। बावजूद इसके वो कांधार को दोबारा जीत नहीं सका था। तो चलिए, राजनीतिक इतिहास तो हम लोगों ने समाप्त किया। अब आपका, इसको हटाया क्यों नहीं? हटा हुआ है। अब आपका नीचे बस नेम ये। तो चलिए, अब हम आपको लाएंगे मध्यकालीन प्रशासन। तो चूंकि आप याद करो, फिर एक बार हमारे डायग्राम की तरफ जाइए। अभी मैं मेंस का क्वेश्चन क्यों नहीं डील कर रहा हूं? क्योंकि जब तक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हम करेंगे, मेंस के क्वेश्चन की गुंजाइश नहीं बैठेगी। मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन की गुंजाइश बैठेगी जब हम संस्कृति पढ़ाएंगे। तो संस्कृति पढ़ाएंगे तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के क्वेश्चन करवाएंगे। फिलहाल हमें मेंस ही मेंस का क्वेश्चन करना है। तो चलिए, मैंने आपको बताया है कि हमने सुविधा से इतिहास को 4 खंडों में बांटा है, क्योंकि हमें परिवर्तन को रेखांकित करना है।
हम लोग पार्ट 3 में हैं, परिवर्तन को रेखांकित कर रहे। पहला पार्ट है राजनीतिक, फिर दूसरा आर्थिक, तीसरा सामाजिक और चौथा सांस्कृतिक। तो राजनीतिक में हमने पहले आपको बताया राजनीतिक विस्तार, जिसमें कि राज्य, साम्राज्य, राजवंश और शासक, इस कॉलम को हमने किया, शतलत से मुगल, यानी खंड 3। अब हम लोग प्रशासन वाले खंड को पकड़ेंगे, सल्तनत से मुगल। तो अब जरा आप लोग इस पर नजर डालिए और बताने का प्रयत्न करिए। एक बात बताइए आप हमें कि आप मध्यकालीन प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड पढ़ रहे हैं। तो राजनीतिक का दूसरा, राजनीतिक में दो पहलू, एक राजनीतिक विस्तार और दूसरा प्रशासन। तो प्रशासन में है, फिर उसके बाद तब अर्थव्यवस्था पकड़ेंगे, तब समाज और तब संस्कृति। संस्कृति में बहुत सारे एस्पेक्ट होंगे, उसमें हम लोगों को टाइम ज्यादा देना होगा। तो अब ये बताएं आप हमें कि आज हमने मध्यकालीन प्रशासन और मध्यकालीन अर्थव्यवस्था की अध्ययन सामग्री आपको भिजवाई थी, और कल हम लोगों के बीच बातचीत हो गई थी कि आज 12 बजे आप डाउनलोड करेंगे। मिस्टर अंकुर, इन लोगों को टाइमली पहुंच चुका था, मैसेज जा चुका था, तो क्या आप लोगों ने उसे डाउनलोड किया? आप लोग प्लीज रिप्लाई करिए कि आप लोगों ने उसको डाउनलोड किया। यस। अब चलिए, तो चलिए पहले हम आपको ये डायग्राम है, डायग्राम तो आपने देखा होगा, लेकिन मैं पैरेलल में फिर एक डायग्राम बना देता हूं। देखिए, अब प्रशासन है तो पहले सल्तनत कालीन प्रशासन पर आते हैं। सल्तनत कालीन प्रशासन, तो देखिए प्रशासन, जैसे सल्तनत काल का जो प्रशासन है उसमें खलीफा औपचारिक प्रधान है, क्योंकि खलीफा को के नाम पर प्रशासन होता, इसलिए औपचारिक प्रधान है। तो अब यहां पर हम लोग पहले क्लियर करें, इसके नीचे सुल्तान होता है, इसके नीचे सुल्तान होता है। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि खलीफा, जब पैगंबर मोहम्मद के देहावसान के बाद उनके जो उत्तराधिकारी हुए थे वो 4 निर्वाचित खलीफा हुए थे, जिसे मैं आपको परिचय करा चुका हूं। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली। फिर इन चारों के बाद ये निर्वाचित खलीफा कहलाए और 632 से 661 तक शासन किया था। और मैं आपको बताऊं कि इसके बाद खलीफा का पद वंशानुगत हो गया, क्योंकि अंतिम खलीफा अली की हत्या हो गई और हसन और हुसैन को एक युद्ध में, करबला के युद्ध में पराजित करने के बाद जो मुआविया था उसने अपने राजवंश को स्थापित कर लिया, उसने अपनी राजधानी सीरिया को बना ली और वो खलीफा कहलाए उमैया वंश के खलीफा, जो सीरिया, जिनका सीट ऑफ पावर दमिश्क और सीरिया में ही है। और वो 661 से 750 तक जो उमैया वंश के खलीफाओं ने शासन किया। 750 में उनको विस्थापित किया अब्बासी खलीफा। वो अपनी परंपरा अब्बा से जोड़ते थे, जो मोहम्मद पैगंबर के चाचा थे, और वो अब्बासी खलीफा कहलाए। वो 750 से 1253 तक शासन किया, 1253 1258 तक। और उनका सीट ऑफ पावर बगदाद था, जो वर्तमान में इराक में है। तो मैं आपको बताना चाहता कि यही जिस समय तुर्की शासक हिंदुस्तान में स्थापित हुए थे, उस समय बगदाद के खलीफा थे। तो खलीफा के साथ सुल्तान अपना संबंध जोड़कर रखना चाहते थे। अब थोड़ा तुम लोग मेंटली अलर्ट हो जाना, क्योंकि आप जानते हो कि हम विजुअलाइज करते हैं कि आप लोग हमारे सामने बैठे हुए हो। तो मेंटली अलर्ट होकर सुनना, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको बताने के लिए हूं। बीच में तो आप जानते ही हो कि मिस्टर अंकुर संजय की भूमिका में हैं, हमें आपके प्रश्न से अवगत कराते हैं और मैं फिर आपके उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश भी करता हूं। तो मैंने आपको बताया कि जैसे सुल्तान हैं तो खलीफा, तो अब आपके मन में एक सवाल खड़ा होगा कि भाई ये सुल्तान कहां से आए, ये सुल्तान है कहां और कैसे पैदा हुआ। तो मैं आपको एक बात बताता हूं। देखो, यह है इस्लामी, इसको आप ऐसे समझ लो, ये इस्लामी
साम्राज्य है, 1 मिनट के लिए, और अलग अलग क्षेत्र में इतने बड़े साम्राज्य के प्रशासन के लिए अलग अलग गवर्नर है, अलग अलग गवर्नर है। ओके, और इसके मुखिया हैं खलीफा। मैं आपको बताऊं कि इस्लाम का नारा था, जो इस्लाम का नारा था वो इस्लाम का नारा था कि एक धर्म इस्लाम, एक राज्य इस्लामी राज्य, एक ग्रंथ कुरान और एक जाति मुसलमान। तो यहां पर राज्य या साम्राज्य की परिकल्पना भी एक थी, एक ही हो। तो इस हिसाबन जो खलीफा था वह खलीफा ही राजा था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद पैगंबर ने बहुत ही आरंभ में राजनीतिक शक्ति और धार्मिक शक्ति दोनों एक ही व्यक्ति में निहित कर ली थी। वही राजनीतिक प्रधान भी थे और वही धार्मिक प्रधान भी थे या आध्यात्मिक प्रधान भी थे। वो तो पैगंबर मोहम्मद स्वयं थे, और पैगंबर मोहम्मद के बाद यह पद खलीफा को प्राप्त होता था। अब कहोगे ये सुल्तान कैसे हुआ? तो ये जो अलग अलग क्षेत्र में, आप तो जानते हो कि इस्लाम ने एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया, तो एक केंद्र से, वहां तो बगदाद से शासन हो नहीं सकता था, तो 10वीं सदी के करीब में सुल्तान का पद आया है। तो अब होता ऐसा था कि जो गवर्नर थे वो अलग अलग क्षेत्रों में शासन करते थे। जो गवर्नर थे वो गवर्नर अलग अलग क्षेत्रों में शासन करते थे, और वो गवर्नर व्यावहारिक रूप में स्वतंत्र होना चाहते थे। मैं आपको बताऊं कि कैसे। तो अब हियर यू हैव टू पे अटेंशन टू द गवर्नर्स, क्योंकि 10वीं सदी में आकर अब्बासी खिलाफत का पतन होने लगा, खलीफा का पद कमजोर पड़ने लगा, तो गवर्नर महत्वाकांक्षी हो गए और गवर्नर स्वतंत्र होने की बात सोचने लगे। अब गवर्नर अलग अलग क्षेत्रों में अलग होकर स्वतंत्रता की घोषणा कर देते पूरी तरह, तो इस्लामी साम्राज्य टुकड़ों में बंट जाता। तो खलीफा में ने भी एक व्यावहारिक बुद्धि का परिचय दिया, और वो जानते थे कि गवर्नर महत्वाकांक्षी स्वतंत्र तो हो ही जाएंगे, तो खलीफा ने एक तरह से समझौता सूत्र लाया। वैसे महत्वाकांक्षी गवर्नर को वो शासन करने की खिल्लत का मतलब होता है शासन करने का प्रमाण पत्र या अधिकार पत्र देने लगे कि हाँ ठीक है तुम शासन करो। तो वैसे गवर्नर व्यावहारिक रूप में स्वतंत्र हो गए, परंतु औपचारिक रूप में उन्होंने खलीफा की सत्ता को माना। क्योंकि देखो, फायदा तो गवर्नर को भी था खलीफा की सत्ता को मानने में। क्यों? क्योंकि अगर वो खलीफा की सत्ता को स्वीकार करते तो मुस्लिम जनमत का समर्थन मिलता, मुस्लिम जगत में उन्हें आसानी से स्वीकृति मिलती, तो उन्होंने खलीफा की सत्ता को स्वीकार कर लिया। और एक तरह से औपचारिक रूप में उन्होंने खलीफा के प्रधानता को स्वीकार कर लिया, परंतु व्यावहारिक रूप में वो स्वतंत्र हो गए। केवल खलीफा का नाम रहा और व्यावहारिक रूप में वो स्वतंत्र शासक बन गए। तो ऐसे महत्वाकांक्षी गवर्नर जिन्होंने खलीफा से स्वतंत्र होकर अपनी सत्ता स्थापित की और बस औपचारिक रूप में खलीफा के पद को मानते रहे, वैसे ही महत्वाकांक्षी गवर्नर सुल्तान कहलाए। और विश्व में इस प्रकार का पहला सुल्तान बना महमूद गजनी। महमूद गजनी विश्व का पहला सुल्तान बन गए। तो इस तरह से अलग अलग, अब वही आप देखिए बाद में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सुल्तान थे और वो अपने आप को औपचारिक रूप में खलीफा के अधीनता को मानते थे। अब इसी क्रम में देखिए दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में जब तुर्की शासन स्थापित हुआ तो मोहम्मद गोरी के पास तो ज्यादा अवकाश ही नहीं था। कुतुबुद्दीन ऐबक भी 4 वर्षों तक ही शासन कर सका, लेकिन जब इल्तुतमिश का आगमन हुआ जो 1211 से 36 तक शासन किया है, तो इल्तुतमिश ने सोचा कि चलो हमने दिल्ली सल्तनत की स्थापना तो की, और मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद गोरी तो खैर हिंदुस्तान में रह ही नहीं पाया, बहुत कम समय रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बना ली थी, लेकिन दिल्ली को राजधानी बनाई पहली बार तुर्की शासकों में इल्तुतमिश ने और मुगल शासकों में शाहजहां ने। इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाई और दिल्ली के अमीरों का समर्थन भी उसे प्राप्त था। तो इल्तुतमिश ने सोचा कि इस्लामी जगत में दिल्ली सल्तनत को मान्यता दिलाने के लिए हमें खलीफा की स्वीकृति लेनी चाहिए। तो उसने खलीफा से खिल्लत मांगी, तो खलीफा ने उसे
उसके शासन को खिल्लत प्रदान की। तो इल्तुतमिश पहला ऐसा सुल्तान था जिसने खलीफा से खिल्लत लेकर औपचारिक रूप में दिल्ली सल्तनत की सत्ता को स्वीकृति प्रदान की। मतलब खलीफा से औपचारिक रूप में स्वीकृति लेकर दिल्ली सल्तनत की सत्ता को स्वीकृति प्रदान की पहली बार। देयर यू जस्ट कम टू रियलाइज दैट कि पहली बार उसने ऐसा किया। तो दैट इज खलीफा। खलीफा के बाद दैट इज कॉल्ड सुल्तान। ये कहलाया सुल्तान। अब देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि सुल्तान और खलीफा में क्या संबंध है, तो मिस्टेकली लोग कह देते हैं कि खलीफा धार्मिक या आध्यात्मिक प्रधान था और सुल्तान भौतिक या राजनीतिक प्रधान। तो इस तरह की धारणा बना देते हैं कि खलीफा आध्यात्मिक प्रधान था और सुल्तान राजनीतिक प्रधान। लेकिन देखो, सच्चाई ऐसी नहीं है, सच्चाई इससे इतर है। मैं आपको बताऊं कि खलीफा औपचारिक रूप में आध्यात्मिक और यानी धार्मिक राजनीतिक प्रधान दोनों है, और सुल्तान औपचारिक रूप में खलीफा के अधीन है, परंतु व्यावहारिक रूप में खलीफा के स्वतंत्र है। ये दोनों में संबंध होना चाहिए। हमें याद है कि बहुत पहले की बात है कि मेरे स्टूडेंट जब MPPCS में, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जब जाते थे इंटरव्यू देने, तो एक मेंबर होते थे हिस्ट्री के वहां, तो जाते ही स्टूडेंट से पूछते थे कि अच्छा ये बताइए खलीफा और सुल्तान में क्या अंतर है। और बच्चे मिस्टेकली बोल देते थे खलीफा धार्मिक प्रधान है और सुल्तान राजनीतिक प्रधान। लेकिन ऐसा नहीं कहा जाए, खलीफा राजनीतिक और धार्मिक प्रधान दोनों है, सुल्तान औपचारिक रूप में उसके अधीन है। अब सुल्तान के कार्यों में सहायता के लिए तुम देखोगे, अब यहां पर कई संस्थाएं होती थी। जैसे आप देखोगे, एक कह सकते हो कि बरर एक खास होता था। बरर एक खास में जो सुल्तान है वो अपने अमीरों और मलिकों से, यानी अमीर कहते हैं अधिकारी को, अपने अमीरों और मलिकों से मिलता था। और दूसरा होता था, उसको कहते थे बरर ए आम। तो बरर ए आम जो संस्था होती थी, वो बरर ए आम नामक संस्था में बैठकर जो खलीफा है वो खलीफा न्याय का काम देखता था। बरर एक खास में बैठता था और बरर एक खास में बैठकर वह एक तरह से जो बरर एक खास संस्था है, वो बरर एक खास संस्था में बैठता था और अपने मलिक और अमीर से वार्ता करता था। और जो बरर ए आम नामक संस्था है, बरर ए आम नामक संस्था में बैठकर न्याय का कार्य देखता था। ओके, तो हियर यू फाइंड, कम टू नोट, बरर ए खास, बरर ए आम। और इसके बाद आता है 4 विभाग। 4 विभाग। तो एक विभाग आता है दीवान ए विजारत। दीवान ए विजारत। दीवान ए विजारत ये वजीर का विभाग है। ये जो वजीर का विभाग है, इस वजीर के विभाग को कहते हैं कि जो वजीर का विभाग होता था, इसका काम होता था राजस्व का निर्धारण, राजस्व की वसूली और आय व्यय का ब्यौरा रखना। दूसरा विभाग होता था जिसको आप कहोगे दीवान ए इंसा। दीवान ए इंसा। दीवान ए इंसा के जो विभाग होता था उसको पत्राचार विभाग कहते थे, और पत्राचार विभाग का प्रधान होता था, उसको कहते थे दबीर ए मुमालिक। पत्राचार विभाग का प्रधान दबीर ए मुमालिक कहलाता था। मतलब दीवान ए इंसा, दैट वाज अ डिपार्टमेंट फॉर रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस, and this department for royal correspondence was placed under the control of an officer दबीर ए मुमालिक। फिर आता है, नेक्स्ट आता है आपको दीवान ए अर्ज।
दीवान ए अर्ज। ये दीवान ए अर्ज विभाग था, वो सैन्य विभाग था और यह सैनिक रख रखाव के लिए उत्तरदायी था। मतलब इसका जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वॉज अर्ज ए मुमालिक। यू विल फाइंड द नेम अर्ज ए मुमालिक। और यह दिस डिपार्टमेंट वॉज क्रिएटेड बाई बलवन। तो यह बलवन के द्वारा विभाग का क्रिएशन हुआ था। और यह है दीवान ए रिसालत। ये विभाग है दीवान ए रिसालत। दीवान ए रिसालत है दैट इज, हालांकि कुछ इतिहासकार इसको विदेश विभाग बोलते हैं, लेकिन मेनली यह था धार्मिक विभाग। इट वॉज ए रिलीजियस डिपार्टमेंट। और इसका जो प्रधान होता था वो कहलाता था सद्र उ शूद्र। मैंने मैटर में दिया हुआ, उसको आराम से आप उसको डाइजेस्ट कर लेना। तो ये 4 प्रमुख विभाग होते थे। ओके, उसके बाद क्या था कि यही केवल एंड नहीं था, यही केवल एंड नहीं था। इसके आगे आप यू विल कम टू नो इस विभाग के बाद आपको कुछ ऐसे विभाग है जिस विभाग का गठन टाइम टू टाइम होता था और सुल्तान विशेष पर्पस के लिए उसका गठन करते थे। जैसे आपको एक विभाग दिखेगा जिसको कहते हैं दीवान ए वकूफ। ये दीवान ए वकूफ किसके समय था? तो ये था जलालुद्दीन खिलजी के समय। और दीवान ए वकूफ नामक विभाग था, उसका काम था व्यय। व्यय का मतलब है द असेसमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। असेसमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, व्यय का आकलन करता था यह डिपार्टमेंट, दीवान ए वकूफ। उसके बाद आपको सूचना मिलती है एक विभाग, यह नाम है दीवान ए मुस्तखराज। ये जो दीवान ए मुस्तखराज है, यह डिपार्टमेंट अलाउद्दीन खिलजी के समय था और इस डिपार्टमेंट का काम था बकाया राशि की वसूली, जो राजस्व में जो बकाया राशि है उसकी वसूली करना। उसके बाद एक विभाग आया जो विभाग मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया, वह विभाग था दीवान ए कोही। दीवान ए कोही नामक जो विभाग है, यह विभाग बेसिकली यह जो दीवान ए कोही नामक विभाग है, यह विभाग मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इस डिपार्टमेंट का काम होता था, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने द्वाब क्षेत्र में खेती आरंभ की थी, वह द्वाब क्षेत्र की खेती को आगे बढ़ाने का काम यह विभाग करता था। फिर दीवान एक कोही के बाद फिर एक दूसरा डिपार्टमेंट आया था, वह विभाग का नाम था जो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। ये तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया है और फिरोज शाह तुगलक ने दासों के रख रखाव के लिए बनाया दीवान ए बंदगान। ये दीवान ए बंदगान दासों के रख रखाव के लिए था। और फिर इसके बाद आपको सूचना मिलती है उसने 2 और विभाग बनाए। एक विभाग उसने पेंशन विभाग बनाया, जिसमें गरीब मुसलमानों को पेंशन दिया जा सके, उसका नाम था दीवान इस्ताहाक। उस विभाग का नाम था दीवान इस्ताहाक। उसके बाद उसका और उपलब्धि है कि उसने एक और विभाग दिया था जिसमें निर्धन मुसलमानों की पुत्रियों के शादी में उस विभाग का अनुदान होता था। उस विभाग का नाम था दीवान ए खैरात। मतलब दिस डिपार्टमेंट वॉज एसोसिएटेड विथ द डोनेशन टू अ पुअर फादर ऑन द ईव ऑफ हिज डॉटर्स मैरिज। तो ये विभाग था दीवान ए खैरात। उसके बाद ये हो गया। अब मैं आपको ये बताना चाहता, इतने विभाग ऐसे हैं जो विभिन्न सुल्तानों ने कोई खास पर्पस से क्रिएट किया है। इसके बाद आपको सूचना मिलेगी कि डिपार्टमेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ एक ऐसे अधिकारी हैं जिन अधिकारियों को समय समय पर नियुक्ति की जाती थी। अच्छा हाँ,
एक डिपार्टमेंट का नाम इसमें छूट गया। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने एक तो दीवाने मुस्तखराज बनाई थी, और अलाउद्दीन खिलजी ने ही एक डिपार्टमेंट बनाया था जिसका नाम था दीवान ए रियासत। ये दीवान ए रियासत इसलिए कि मैं आपको बताऊं कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक पद्धति शुरू की थी, उसको कहते हैं मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। जैसे मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, आपने अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट कंट्रोल पॉलिसी के बारे में सुना होगा। एक्चुअली था क्या कि अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने स्टैंडिंग आर्मी खड़ी की थी, मतलब उसकी जो उसने अस्थाई सेना इससे पहले दिल्ली के किसी सुल्तान ने नहीं बनाई थी। पहली बार अस्थाई सेना किसने बनाई? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई। तो मतलब जो उसने अस्थाई सेना खड़ी की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, तो अब उस सैनिकों को अगर उनकी बाजार की आवश्यकता के अनुसार तनख्वाह दिया जाता तो कुछ वर्षों में खजाना खाली हो जाता। तो इसलिए एक दूसरा उपाय अलाउद्दीन खिलजी ने खोजा, और उसने सोचा कि चलो हम इनके तनख्वाह ना बढ़ाते हैं, फिर भी इनको रहने सहने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए एक काम करते हैं, हम बाजार के मूल्य को ही कम कर देते हैं, वस्तुओं के मूल्य को कम कर देते हैं। तो बर्नी उसके काल का एक लेखक है, वो लिखता है कि उसने, हालांकि बर्नी अलाउद्दीन खिलजी के काल का नहीं, बाद का है, लेकिन वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय था और फिरोज शाह तुगलक के समय 6 वर्ष तक रहा था। लेकिन उसने पीछे मुड़कर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखा है, उसके बाजार नियंत्रण व्यवस्था के बारे में। तो 3 प्रकार के बाजारों की बात की है। एक प्रकार की बाजार है जिसको कहते हैं अनाजों का बाजार, अनाजों की मंडी, और दूसरे प्रकार का बाजार है उसको कहते हैं कपड़ों एवं अन्य सामग्रियों का बाजार, और तीसरे प्रकार का बाजार है जिसे कहते हैं दास, घोड़ों और मवेशियों का बाजार। So here you will find the 3 different types of markets were created, and then you know कि अलाउद्दीन खिलजी used to manipulate the supply as well as the price। कि इस बात का ध्यान रखा गया कि भाई प्राइस में वृद्धि ना हो, इसके लिए उसने कॉस्ट प्लस फार्मूला अपनाया। कॉस्ट प्लस फार्मूला का मतलब हुआ कि व्यापारियों से कहा गया कि आप मुनाफा तो लीजिए लेकिन बहुत ज्यादा मुनाफा मत लीजिए, और उसके लिए उसने एक डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम था दीवान ए रियासत। तो उस तरह से अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी वो मुख्य रूप से उसके सैनिक उद्देश्य प्रेरित थी, तो इसके लिए भी उसने एक डिपार्टमेंट बनाया था। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके अलावा कुछ ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति, ये तो मैंने आपको डिपार्टमेंट बनाया, उसके अलावा कुछ ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति आपको सूचना हमने दी हुई है कि एक पद क्रिएट किया गया था सुल्तान के ठीक नीचे। सुल्तान के ठीक नीचे जो पद क्रिएट किया गया था उनमें कुछ ऐसा पद है जो किसी डिपार्टमेंट से नहीं जुड़ा हुआ है, मतलब देयर कंडीशन इज जस्ट लाइक द मिनिस्टर्स विदाउट पोर्टफोलियो, मतलब कोई विभाग से जुड़ा हुआ नहीं, स्वतंत्र अधिकारी है। जैसे एक पद क्रिएट हुआ नायब ए ममलिकात, तो नायब ए ममलिकात का पद था जो सुल्तान के ठीक नीचे होता था, उसको उप सुल्तान का पद कह सकते हैं। पहली बार नायब ए ममलिकात का पद रजिया सुल्तान के बहराम शाह के समय क्रिएट हुआ था, जो रजिया का कमजोर भाई था, और उसमें इख्तियारुद्दीन ऐतिगिन पहला बना था जिसको कहते हैं नायब ए ममलिकात। खैर वो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है सर ए जानदार। सर ए जानदार है वो सुल्तान की सुरक्षा से जुड़ा हुआ अधिकारी था, वो भी किसी डिपार्टमेंट उसका नहीं था। फिर तीसरा अमीर ए मजलिस, यह भी एक डिपार्टमेंट से फ्री था और इसका काम होता था राजकीय उत्सव और समारोह का से संबद्ध अधिकारी होता था। उसके बाद एक अधिकारी होता था, उसका नाम था मीर ए आतिश। मीर ए आतिश तोपखाने का प्रधान होता था। फिर बरीद ए मुमालिक, बरीद ए मुमालिक कहते थे गुप्तचर के प्रधान को। दबीर ए मुमालिक, हियर यू से गुप्तचर मींस एस्पिनेज सिस्टम, बरीद ए मुमालिक वाज द हेड ऑफ एस्पिनेज सिस्टम। देन दीवान ए बयूतत, so who was दीवान ए बयूतत? He was the head of royal कारखानास, that is called दीवान ए बयूतत। फिर एक अधिकारी था अमीर ए हाजिब। So यह अधिकारी, this officer was associated with the discipline of the court as well as it was associated with the hierarchy of and the fixation of the hierarchy of officers। मतलब वह अमीर हाजिब का काम था कि दरबार में अधिकारी कहां बैठेंगे, वो किस तरह से अनुशासन का पालन करेंगे, कहां उनका बैठने का स्थान निर्धारण होगा अस्तर के आधार पर, यह काम अमीर हाजिब नामक अधिकारी करता था। अब मैं आपको
केंद्र के बाद ले चलता हूं। सर प्रिया पूछ रही है कि सर ये सारे उपाधि को याद रखना। प्रिया क्या मर्जी है, अगर आपकी मर्जी हो तो याद रखना, नहीं मर्जी हो तो नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा। लेकिन प्रिया समस्या क्या है, जैसे अगर हम इंटीग्रेटेड पढ़ते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप पहले हमको ओके करो। देखो जैसे आप यहां पर आते हो, पहले सल्तनत काल का केंद्रीय प्रशासन, ओके, केंद्रीय प्रशासन, ओके। तो आप आते हो यहां सुल्तान के पद पर, सुल्तान तो पहले खलीफा, खलीफा औपचारिक प्रधान है इसका। कई सुल्तान खलीफा को कहां प्रधान मानते थे। अब जैसे तुमको अलाउद्दीन खिलजी का बेटा, आपको याद है मुबारक शाह खिलजी, वो भी आपको याद रखना है, उसने अल बसिक बिल्लाह की उपाधि धारण की तो खलीफा के पद को छोड़ ही दिया था, मतलब खलीफा अपने आप को ही खलीफा घोषित कर दिया था। तो ये औपचारिक है मात्र। अब यहां प्रशासन के शीर्ष पर तो सुल्तान है और ये सभी प्रकार की शक्तियों का स्रोत है। तो सुल्तान में 4 विभाग जो मैंने आपको कहा, ये 4 विभाग का नाम में तो आपको प्रिया कोई दिक्कत नहीं है, मैं उम्मीद करूं कि है। उसके बाद मैंने कहा कि विभिन्न सुल्तानों के द्वारा कुछ विभागों का सृजन किया गया। तो ऐसे कितने विभाग होंगे, 7 से 8 विभाग होंगे या 6-7 विभाग होंगे। तो प्रिया अगर हाफ एन आवर आप अगर गंभीरता से लग जाओगे तो क्या मुश्किल है वो 7-8 नाम याद रखना, फिर भूल जाओगे, फिर एक बार रिवाइज करोगे तो याद आ जाएगा। उसके बाद फिर कुछ अधिकारियों के जो नाम है जो अलग बिना डिपार्टमेंट के, उसको छोड़ दो, केवल आप 4 ये अधिकारी और फिर जो नीचे विभिन्न सुल्तानों के द्वारा जो अलग अलग विभाग सृजित किए गए हैं उतना तुम याद रखो। तो केंद्रीय प्रशासन में मैं आपसे इतना उम्मीद रखता हूं। अब केंद्रीय प्रशासन के बाद तब आप आ गए इक्ता। अब जो इक्ता प्रशासन है वो इक्ता प्रशासन उस समय प्रांतीय प्रशासन का विकल्प था। देखो अब मुगल की तरह सल्तनत काल का प्रशासनिक संरचना उतना विकसित नहीं था, जो सल्तनत काल की प्रशासनिक संरचना है उतनी विकसित नहीं थी मुगल काल की तरह। तो वहां पर प्रॉपर प्रांतीय प्रशासन सल्तनत काल में आरंभ नहीं हुआ था। तो मैं आपको बताऊं कि अब हम आपको इक्ता प्रशासन, तो अब इक्ता पर आए तो मैं आपको बताऊं कि ये इक्ता क्या होता था। देखिए इक्ता होता था, जो आपको विजिबल हो कि इधर ले आओ। देखो अब ये इक्ता होता था, इसको देखिए, इसमें जो दिल्ली और आसपास का क्षेत्र था, ध्यान कर लेना, जहां पर सुल्तान स्वयं प्रत्यक्ष नियंत्रण रख सकते थे, तो वैसे क्षेत्र को उन्होंने नाम दिया हुआ था खालिसा, दैट वाज कॉल्ड खालिसा, ओके। और बाकी जो क्षेत्र है उनको अलग अलग इक्ता में, प्रांतीय इक्ता में डिवाइड कर दिया था, बड़े बड़े इक्ता में। खालिसा क्षेत्र वह है जहां पर सुल्तान का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता था और सुल्तान वहां से प्रत्यक्ष रूप से राजस्व वसूल करते थे, दैट वाज कॉल्ड खालिसा, ओके। और इसको कहते हैं इक्ता। मतलब इक्ता क्यों बना है, तो आप देखो है क्या कि वो बैठे हुए हैं दिल्ली में और उनका मुल्तान से लखनौती तक साम्राज्य है। मुल्तान है पंजाब में, लखनौती है बंगाल में, तो उतना बड़ा साम्राज्य है, तो कैसे वो कंट्रोल करेंगे। तो अलग अलग क्षेत्र में प्रांतीय गवर्नर की नियुक्ति कहते थे। उस प्रांतीय गवर्नर को मुक्ति अथवा वली कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मुक्ति कहा जाता था अथवा वली कहा जाता था प्रांतीय गवर्नर को। और उसकी नियुक्ति क्यों होती थी, अब देखिए दूर दराज क्षेत्र में, जैसे जब भारत में तुर्कों का आगमन हुआ था तो उनकी संख्या कितनी थी हिंदुस्तान में, जितना सब्जी में नमक। तो वो तो कुछ खास क्षेत्र में बसते थे और जिस क्षेत्र में बसते थे वो तो नगर और कस्बा था, लेकिन पूरा ग्रामीण क्षेत्र खुला पड़ा था। और ग्रामीण क्षेत्र में आप देखते हो कि जो पुराने जमींदार लोग, पुराने जो सामंत थे, अभी भी कुलीन और सामंत, हिंदू कुलीन और सामंत स्थापित थे, वो क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत थे, उनके पास सेना होती थी। और उनके भी 2 स्तर थे, एक जो बड़े कुलीन थे वो कहलाते थे क्षेत्रीय राजा,
वो क्षेत्रीय राजा में जो फारसी लेखक हैं वो क्षेत्रीय शासक को लिखते हैं राय, रनका, रावत और ठाकुर। और नीचे के स्तर के जो जमींदार हैं उनको कहते थे खुत मुकद्दम। खुत और मुकद्दम, और एक चौधरी होता था, चौधरी परगना के स्तर का अधिकारी बन गया। तो मैं आपको बताना चाहता कि एक्चुअली अब दिक्कत यह थी कि अगर दिल्ली में बैठा हुआ सुल्तान अगर यह चाहे, दिल्ली में बैठा हुआ सुल्तान अगर यह चाहे कि हम लखनऊती और मुल्तान से या दूर दराज के क्षेत्रों से राजस्व की वसूली करेंगे, तो कैसे करेगा? वो सेना लेकर दौड़ता रह जाएगा, वो वहां के क्षेत्रीय कुलीनों को, हिंदू कुलीनों को दबा नहीं पाएगा। तो उसने क्या किया, क्षेत्रीय स्तर पर गवर्नर की नियुक्ति कर देते थे, वो जो मुक्ति कहलाता था। और उसका काम होता था मुक्ति का कि उस संबंधित क्षेत्र में वहां के जमींदारों को दबाकर, वहां के कुलीनों को दबाकर, वहां के क्षेत्रीय राजाओं को दबाकर, माने बड़े जो राजा होते थे वो कहलाते थे राय, रनका, रावत एवं ठाकुर। जो राय, रनका, रावत, ठाकुर है, इसकी चर्चा फारसी लेखक करते हैं बड़े शासक के रूप में। और जो छोटे होते थे उनका नाम होता था खुत, मुकद्दम एवं चौधरी। तो बड़े होते थे राय, रनका, रावत और ठाकुर, और छोटे होते थे खुत, मुकद्दम और चौधरी। तो दो तरह के इस तरह के अधिकारी उनके जुड़े हुए थे, राय, रनका, रावत और ठाकुर, खुत, मुकद्दम और चौधरी। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो खुत, मुकद्दम और चौधरी होते थे यही निचले स्तर के जमींदार होते थे। तो क्या करता था, मुक्ति इनको दबाता था, दबाकर इनसे राजस्व वसूल करता था, एक लमसम अमाउंट इनसे लेता था, एक मुश्त अमाउंट। और उससे अपेक्षा की जाती थी मुक्ति से कि वो क्षेत्रीय कुलीनों से राजस्व का संग्रह करे, उससे अपने प्रशासनिक और सैनिक खर्च को पूरा करे। और एक टर्म आता है फवाजिल रकम, फवाजिल रकम केंद्रीय खजाने में भेज दे। जो फवाजिल, जैसे हम लोग, आप बोलचाल की भाषा में लोग प्राय फाजिल बोलते हैं, ये फवाजिल रकम केंद्रीय खजाने में भेज दे। तो इस तरह से वो कंट्रोल करते थे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे फायदा यह हुआ कि दूरवर्ती क्षेत्र से अधिशेष का संग्रह इक्ता प्रणाली के माध्यम से सुल्तान कर सके। इससे सल्तनत की नींव मजबूत हुई, क्योंकि पहले से जो भारत में प्रचलित पद्धति थी, सामंती पद्धति, उससे इक्ता प्रणाली थोड़ी अलग थी। क्योंकि सामंती प्रणाली में तुम जानते हो राजा कमजोर था, बीच में मध्यस्थ और बिचौलिए थे। मैंने आपको जब पार्ट 2 का प्रशासन बताया था पूर्व मध्यकाल, तो मैंने सामंती व्यवस्था आपसे चर्चा की थी, शायद आपको याद होगा। तो मैंने आपको बताया था कि बीच में मध्यस्थ और बिचौलिए आ गए थे, जो राजस्व का एक बड़ा भाग हजम कर जाते थे, और वो अपनी सेना भी रखते थे, अपने किले भी बनाते थे। तो ऐसे सामंतों की उपस्थिति में राजा की स्थिति कमजोर होती थी, और ऐसे सामंत वंशानुगत होते थे। लेकिन ये जो इक्ता प्रणाली है वो सामंती नहीं है, क्योंकि एक तो सुल्तान का पद मजबूत है, और दूसरा क्या है कि सुल्तान, ये मुक्ति का पद जो इक्ता का प्रधान है वो वंशानुगत नहीं है। समय समय पर इन मुक्तियों का तबादला होता रहता था, ताकि वो निहित स्वार्थ के रूप में पैदा ना हो। दे शुड नॉट बी टर्न टू बी वेस्टेड इंटरेस्ट। इसलिए मुक्तियों के पद का तबादला होता रहता था। और बलबन और अलाउद्दीन खिलजी जैसे सुल्तानों ने तो बहुत ज्यादा मजबूती प्रदान की। लेकिन हाँ, ठीक है, जब केंद्रीय सत्ता कमजोर दिखने लगती थी, तो फिर ये जो मुक्ति है वो स्वतंत्र होने की बात सोचने लगते थे। और मैं आपको बताऊं कि जो आगे मनसबदारी पद्धति में जो मुगलों का कंट्रोल देखोगे, वो सल्तनत काल में इक्तादारी पद्धति में नहीं है। मुगलों ने इसकी तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर कंट्रोल किया है, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। क्योंकि देखो, एक समस्या तो थी, आप लोग मुझसे कनेक्टेड हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे एक समस्या यह थी कि मैंने आपको बताया कि मुक्ति से अपेक्षा की जाती थी कि वो संबंधित क्षेत्र में राजस्व का संग्रह करे, और उस राजस्व का एक भाग वो प्रशासनिक और सैनिक कार्यों पर खर्च करे, और जो फवाजिल रकम है वो केंद्रीय खजाने में भेज दे। लेकिन उसमें एक समस्या यह आती थी कि भाई, ये जो आप जान लो कि आप एक उदाहरण समझो कि आपके पिताजी आपको 50,000 अकाउंट ट्रांसफर करें और कहें कि ऐसा है बच्चे कि तू अपने कपड़े और पुस्तकें खरीद कर जो फवाजिल बच जाता है, जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट बच जाता है, यू शुड रिटर्न बैक टू मी। तो क्या मैं उम्मीद करूं रिटर्न होगा, या आप उसको कोई एक नए हिसाब बनाकर रिटर्न कर देंगे? मतलब
मेरा प्रश्न यह है कि 50,000 आपको कैश भेजते हैं, मतलब ट्रांसफर करते हैं अकाउंट, और कहते हैं आप अपने कपड़े और पुस्तक इसको खरीदने के बाद जो पैसा बच जाए उसको वापस कर देना। तो आप उस पैसे को वापस कर देंगे या उस पैसे का कुछ और हिसाब बना लेंगे? क्या करेंगे आप? सोचिए, क्योंकि एक बार जब हाथ में कैश आ जाता है तो फिर लौटाने में बहुत मोह होने लगता है। तो वही हाल उन मुक्तियों का हुआ पड़ता था। जब फवाजिल रकम की बात होती कि रेस्ट ऑफ द अमाउंट अपने प्रशासनिक और सैनिक खर्च को पूरा करिए और केंद्रीय खजाने में वापस करिए, तो उनका कहीं ना कहीं मन में एक लालच हो जाता था कि भाई इसको मैं कम से कम ऊपर फवाजिल कहते थे, बोलते थे फवाजिल नहीं है, कम है, कभी कभी तो बोलते थे आप ही केंद्र से भेजिए, हमारा तो यहाँ खर्च भी पूरा नहीं हो पा रहा है। तो सुल्तानों के लिए समस्या होती थी कि फवाजिल को कैसे सुनिश्चित करें। बलबन ने एक ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति शुरू करी कि उसके अकाउंट का जांच करो। अलाउद्दीन खिलजी ने वित्त विभाग को, बजट के विभाग को कहा कि उसके अकाउंट को बढ़िया से जांच करिए। और जो गयासुद्दीन तुगलक है उसने कहा कि भाई ये मुक्ति क्या करते थे, अपना तनख्वाह और सैनिकों का तनख्वाह दोनों का ज्वाइंट पेश करते थे, सैनिकों को कम देते थे, ज्यादा खुद डकार लेते थे। तो गयासुद्दीन तुगलक ने कहा कि सैनिकों का तनख्वाह और मुक्ति का तनख्वाह अलग अलग होगा। और मोहम्मद बिन तुगलक ने तो बहुत सेंट्रलाइजेशन शुरू कर दिया। उसने तो प्रत्येक प्रांत में 2 मुक्ति की नियुक्ति शुरू कर दी, एक कलाई मुक्ति, दूसरा कलाई वली उल खराज। सोचा कि अगर 2 अधिकारियों की नियुक्ति करूंगा तो एक दूसरे पर रोक और संतुलन लगाएंगे। तो इसलिए तुम देखते हो कि मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध इतने सारे विद्रोह होने लगे अमीरों की, इसकी वजह यही थी। तो ये हो गया आपको एकता व्यवस्था। एकता जैसे जैसे एकता, पहले तो एकता बनाया, फिर एकता पर जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत का कि पकड़ क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत होने लगी तो क्षेत्रीय इकाई का विस्तार किया। इसी एकता के अंदर ही क्षेत्रीय इकाई बनने लगी। तो ये क्षेत्रीय इकाई बनी, उसका नाम था सिख। तो सिख नामक इकाई पर सिखदार नामक अधिकारी की नियुक्ति हुई। जो सिख नामक इकाई है तो सिख नामक इकाई पर सिखदार नामक अधिकारी की नियुक्ति हुई। ओके। और सिख के नीचे आप देखते हो परगना। तो परगना नामक जो विभाग है उस पर चौधरी नामक अधिकारी की नियुक्ति हुई। तो सिख नामक इकाई पर सिखदार नामक अधिकारी की नियुक्ति हुई और जो परगना नामक इकाई है उस परगना नामक इकाई पर चौधरी नामक अधिकारी की नियुक्ति हुई। सिख एंड परगना। अब ये चौधरी कौन थे? तो ये हिंदू कुलीनों का ही, बहुत सारे हिंदू कुलीन थे, उनको धीरे धीरे सल्तनत काल के प्रशासक वर्ग में शामिल कर लिया गया। और उसके नीचे एक गांव है, ग्राम। तो ग्राम पर उत्तर भारत में जो अधिकारी होते थे वो कहलाते थे मुकद्दम। मुकद्दम मतलब मुखिया। और दूसरा होता था पटवारी। पटवारी वो होता था जो गांव के कागजात को रखता था। तो यही प्रशासन की इकाई थी। जैसी जैसी क्षेत्रीय स्तर पर सुल्तान माने केंद्रीय प्रशासन की पकड़ मजबूत हो जाएगी, स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन का विकास हुआ। और उसी एकता के अंदर सिख नामक इकाई विकसित हुई, परगना नामक इकाई विकसित हुई। और अगर सिख और परगना का विकास हुआ इसका मतलब है कि केंद्र का क्षेत्रीय स्तर पर पकड़ मजबूत हुई। यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं इसमें एक चीज आपको बताना चाहता हूं। जैसे एक बात आती है भू राजस्व व्यवस्था की। तो भू राजस्व व्यवस्था में अब सल्तनत काल में जब तुर्की लोग आए तो उस समय राजकीय आय का मुख्य साधन, जैसे भू राजस्व व्यवस्था पर आते हैं, तो उस समय राजकीय आय का जो मुख्य साधन है वो क्या है? तो उस समय राजकीय आय का मुख्य साधन है वो है भू राजस्व व्यवस्था, यानी भू राजस्व। राजस्व है, लेकिन राजस्व में भी सबसे मेन इनकम का सोर्स लैंड रेवेन्यू है। तो अब देखो, जब तुर्की शासक आए तो उनका हिंदुस्तान में इतनी ही संख्या थी जितनी सब्जी में नमक। तो पहले जब तुर्क लोग आए, तुर्की शासक, तो अब सवाल उनको यह था कि भाई हम कैसे राजस्व का संग्रह करें, क्योंकि बहुत सारे हिंदू कुलीन थे, राजा थे, बैठे हुए थे और वह कोऑपरेट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। राजस्व प्यार से तो देते नहीं। तो ये क्या करते थे, उन पर जबरन दबाव बनाकर, सैन्य दबाव बनाकर हिंदू कुलीनों पर दबाव बनाया
कि तो आप ग्रामीण क्षेत्र से हमें प्रत्येक वर्ष एक मुश्त अमाउंट दो, लमसम दो। तो पहले जो तुर्की राज्य था उसने ये पता करने की कोशिश ही नहीं की कि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि का उत्पादन कितना होता है, ये हिंदू कुलीन लोग खुद कितना रखते हैं, राज्य को कितना देते हैं, इसका पता करने का प्रयास ही नहीं किया। लेकिन हां, और एक मुफ्त अमाउंट लेते रहे, राज्य को चलाते रहे। गांव में हिंदू कुलीन स्वतंत्र थे, वो अपना अधिकांश इनकम रखते थे और कुछ राज्य को दे देते थे। जब अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बना तो अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल आक्रमण सबसे अधिक हुआ। तो अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षा थी कि हम एक मजबूत और स्टैंडिंग आर्मी रखे, उसके लिए उसको अधिक पैसों की जरूरत हुई। तो उसने पहली बार इस मामले में हस्तक्षेप किया और कम से कम खालिसा भूमि जिसको कहते हो, उसमें उसने हिंदू कुलीनों को विस्थापित करके यहां लैंड मेजरमेंट करवा लिया। और लैंड मेजरमेंट करवा के, जैसे आपसे पूछा जाए कि दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने भूमि की माप कराई, तो आपका उत्तर होना चाहिए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने लैंड मेजरमेंट करवाया, यानी भूमि माप करवाई, और भूमि माप करवा के उसने राजस्व का संग्रह किया। और उसने बीच में जो बिचौलिए थे, खुद मुकद्दम, उसको हटा दिया और डायरेक्ट उसने राजकीय अधिकारी के माध्यम से वसूली शुरू की। लेकिन उसकी पद्धति अधिक समय तक सफल नहीं रही। जब उसकी मृत्यु हुई तो विफल हो गई, फिर वो टूट गई। लेकिन पहली बार उसने भूमि माप कराने की कोशिश की। उसकी पद्धति कहलाती है मसाहत पद्धति, मसाहत। और आगे चलकर अकबर, शेर शाह और अकबर दोनों को अलाउद्दीन खिलजी की इस मसाहत पद्धति से प्रेरणा मिलेगी। आगे फिर अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो गियासुद्दीन तुगलक था, उसने बटाई, मतलब भूमि, मतलब जो उपज है उसको डायरेक्ट बांटो, भूमि का मेजरमेंट ना करवाओ, तो उसने बटाई पद्धति को ही इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर आगे मोहम्मद बिन तुगलक था, तो उसने एक बार फिर भूमि माप कराने की कोशिश की। वो महत्वाकांक्षी था और उसने लैंड मेजरमेंट पूरे अपने साम्राज्य में कराने का प्रयास किया, परंतु उसका भी प्रयास सफल नहीं रहा। तो कुल मिलाकर जो सल्तनत काल का भू राजस्व व्यवस्था है वो प्रयोग की प्रक्रिया से ही गुजरता रहा। तो यह है सल्तनत कालीन प्रशासन। अगर आप ये समझ गए होंगे तो अब हम मुगल काल में आगे बढ़ेंगे। अंकुर, आर द थिंग्स ओके? Yes. एनी डिफिकल्टी फॉर माय स्टूडेंट्स? शबनम वेबसाइट से पूछ रही है कि सर, सिख किसे कहते थे और परगना किस अधिकारी सिख- का पद अर्थ? सिख जिला के स्तर का होता था और परगना तहसील के स्तर का होता था। बाकी क्लियर? क्लियर है? ओके। अब देखो मुगल कालीन प्रशासन। रोशन पूछ रहे हैं कि सर, भूमि माप किस चीज से होती थी? देखो, अब इकाई तो क्लियर नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम का, आगे सिकंदर लोदी ने गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि माप में वफाए विस्वा को आधार बनाया था, लेकिन उसके लिए किस इकाई का प्रयोग करता था? वह रस्सी का प्रयोग करता था या बांस के लग्गे का, लकड़ी का प्रयोग करता था, ये क्लियर नहीं है। मैंने काठी, डंडे का प्रयोग करता था, ये क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, मेजरमेंट करता था, बस इतना क्लियर है। ओके। Yes. अब देखो, मुगल कालीन प्रशासन, जाहिर है कि मैं आपको बताऊं कि सल्तनत काल की तुलना में कहीं अधिक डेवलप्ड होगा। अच्छा, एक बात बताओ, मैं एक प्रश्न पूछता हूं। सल्तनत काल और मुगल काल में प्रशासनिक केंद्रीयकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन, दोनों में किस काल में ज्यादा होगा? मैंने सल्तनत काल और मुगल काल में प्रशासनिक केंद्रीयकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन किस काल में ज्यादा होगा? चॉइस ए सल्तनत, चॉइस बी मुगल। बी फास्ट। पॉइंट 1 सल्तनत, पॉइंट 2 मुगल। मैंने किस काल में प्रशासनिक केंद्रीयकरण ज्यादा होगा?
अच्छा, सल्तनत काल की तुलना में मुगल काल में प्रशासनिक केंद्रीयकरण कहीं ज्यादा होगा, इतनी ये तो आपको बहुत अच्छी समझदारी दिखाई। देखो, सल्तनत काल में फारसी संस्थाओं को, फारसी का मतलब होता है ईरानी, फारसी संस्थाओं को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल ढालने का प्रयत्न किया गया था, और मुगल काल में इन संस्थाओं में शक्ति और आत्मविश्वास आ चुका था। सल्तनत काल में फारसी संस्थाओं को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल ढालने का प्रयत्न किया गया था, परंतु मुगल काल में इन संस्थाओं में शक्ति और आत्मविश्वास आ चुका था। ओके, अब आप ऊपर देखिए, सबके ऊपर है बादशाह। बादशाह और सुल्तान में क्या अंतर है? आपके सामने प्रश्न होगा कि बादशाह और सुल्तान में क्या अंतर है। तो सुल्तान अपने से ऊपर खलीफा, बादशाह का एक दूसरा नाम भी है बादशाह अथवा पादशाह। सबसे पहले बाबर ने, चूंकि देखो, जो बाबर से पहले जो मुगल शासक थे, जैसे तैमूर था, वो अमीर की उपाधि लेता था, अमीर तैमूर। लेकिन पहली बार पादशाह अथवा बादशाह की उपाधि किसने ली? तो मुगलों ने ली। सुल्तान और बादशाह में अंतर यह है कि सुल्तान अपने से ऊपर खलीफा की सत्ता को मानते थे, लेकिन बादशाह अपने से ऊपर खलीफा की सत्ता को नहीं मानते थे, अपने आप को खलीफा के बराबर मानने लगे थे। तो दोनों में अंतर है। उसके बाद आप देखते हो, बादशाह के कार्यों में केंद्रीय प्रशासन है, केंद्रीय प्रशासन। बादशाह के कार्यों में सहायता और मंत्रणा के लिए विभाग, जैसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप नॉर्मली पढ़ने के क्रम में पढ़ोगे कि शेरशाह प्रशासन के क्षेत्र में अकबर का पूर्वगामी था। तो यह सही है कि शेरशाह 5 वर्षों का काल था शासन का, लेकिन शेरशाह के काल में प्रशासन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण इनोवेशन हुए थे। जैसे अगर आप शेरशाह कालीन प्रशासन को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 4 विभाग शेरशाह में वही पुराने विभाग थे जो सल्तनत काल में आपने देखा, दीवाने विजारत, दीवाने इंसा, दीवाने आरिज और दीवाने रिसालत। लेकिन उसने विभागाध्यक्षों की शक्ति में कटौती की थी, और विभागाध्यक्षों की शक्ति में उसने कटौती की थी, और उसने सुल्तान की शक्ति को बढ़ाया था, और सुल्तान का हस्तक्षेप विभिन्न विभागों में बढ़ा दिया था। एक काम उसने किया था, तो केंद्रीयकरण पर बल दिया था। दूसरा, प्रांतीय प्रशासन शेरशाह के समय नहीं था, लेकिन नीचे स्थानीय प्रशासन को शेरशाह ने काफी डेवलप किया था। शेरशाह के समय तुम देखोगे जो सिख नामक इकाई है, वो सिख नामक इकाई को सरकार कहा जाने लगा था, सरकार सिख की जगह। और अकबर के समय भी तुम देखोगे, या मुगल के समय भी उसको सरकार कहा जाएगा, परगना की जगह परगना ही है। लेकिन उसने स्थानीय प्रशासन को शेरशाह ने चुस्त बनाया था। फिर भू राजस्व के क्षेत्र में भी अलाउद्दीन खिलजी की पद्धति में सुधार करके, और शेरशाह ने उसको और भी चुस्त बनाया था, और शेरशाह ने भू राजस्व के क्षेत्र में वो पद्धति लागू की थी जिसको जब्ती प्रणाली कहते हैं, और वही जब्ती प्रणाली को अकबर ने भी और डेवलप किया था। तो पहले अलाउद्दीन खिलजी ने लैंड मेजरमेंट करवाया था और भू राजस्व को फिक्स करने का प्रयत्न किया था। आगे शेरशाह के समय आप देखते हो कि शेरशाह ने उसमें और भी इनोवेशन किया, और शेरशाह के बाद आप आगे अकबर के समय भी इनोवेशन देखते हो। तो यह हुआ बादशाह। इसके बाद मुगल काल में जो विभाग थे उसमें एक था वजीर अथवा वकील, वजीर अथवा वकील का विभाग। दूसरा देखते हो मीर बख्शी, नहीं सॉरी, दूसरा देखते हो दीवाने कुल अथवा दीवाने आला। दीवान एक कुल अथवा दीवान ए आला।
आज आपको इतना पढ़ने का मौका नहीं मिला, आज आपने डाउनलोड ही किया होगा, पता नहीं आपने प्रशासन केवल देखा होगा आज या नहीं देखा है। दीवाने कुल अथवा दीवाने आला। फिर आपका इसके बाद विभाग आता है, उसको कहते हैं मीर बख्शी। मीर बख्शी का विभाग। मीर बख्शी का विभाग। फिर उसके आगे आप देखते हो तो इसको कहते हैं मीर ए समांग। मीर ए समांग अथवा खान ए समांग का विभाग। मीर ए समांग अथवा खान ए समांग का विभाग। फिर आप देखते हो दैट इज कॉल्ड सद्र उस शूद्र का विभाग। सद्र उस शूद्र। अब देखिए ये क्या है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। एक बात और भी जान लो, मुगल कालीन प्रशासन की एक विशेषता है प्रशासनिक एकरूपता। प्रशासनिक एकरूपता एवं रोक तथा संतुलन। रोक तथा संतुलन। देखो जो वजीर का डिपार्टमेंट था, वजीर अथवा वकील का, उसमें तैमूरी परंपरा में वकील अथवा वजीर का पहले बहुत महत्व होता था। अकबर से पहले बाबर और हुमायूं के समय भी वजीर या वकील का बहुत ज्यादा महत्व था। जैसे आज देखते हो प्रेसिडेंट बिना प्रधानमंत्री के एजेंसी के मध्यस्थता के डायरेक्ट मिनिस्टर से नहीं कम्युनिकेट करना चाहता है, उसी प्रकार उस समय जो बादशाह था वह बिना वकील के मतलब मध्यस्थता के डायरेक्ट अमीरों से डील नहीं करता था। इतना पावरफुल था वकील। लेकिन अकबर के समय बैरम खान का विद्रोह हुआ जो वकील के पद पर था, और उसने इस बात से अकबर फिर संभल गया। उसने सोचा कि वकील के पद की शक्ति हम छीन लेते हैं, और उसने वकील के पद की शक्ति छीन ली। अब वकील को केवल वो एक प्रतिष्ठा बोधक पद बना दिया जो अपने दरबार में होता था, जो कुछ वरिष्ठ अमीरों को, अमीर कहते थे अधिकारी को या कुलीन को, तो वरिष्ठ अमीरों को वह पद ऑफर किया जाता था। उस पद में वास्तविक शक्ति नहीं होती थी, और कभी कभी तो लंबे समय तक खाली रह जाता था। अब जो दीवाने कुल है उसमें वकील की शक्ति छीनकर बहुत हद तक दीवाने कुल को दे दिया गया, माने वजीर की शक्ति। अब दीवाने कुल राजस्व के आकलन, राजस्व की वसूली और आय व्यय के ब्यौरा के लिए उत्तरदायी था। अब देखिए अकबर बिना रोक और संतुलन के आगे नहीं बढ़ता था। अकबर को ऐसा लगता था कहीं ऐसा ना हो कोई विभागाध्यक्ष बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाए। तो दीवाने कुल के विभाग में अकबर क्या करता था कि जो अधिकारी होता था दीवाने कुल या दीवाने आला, उसको अधिकतर वो हम्बुल ओरिजिन के लोगों को रखता था। हम्बुल ओरिजिन का मतलब है कि जो निम्न पृष्ठभूमि से आया हो, बहुत बड़े पृष्ठभूमि के लोगों को अवॉइड करता था कि बड़ी पृष्ठभूमि के जो लोग होंगे उनमें एक प्रकार का एरोगेंस होगा, तो वो बड़ी पृष्ठभूमि के लोगों को बेसिकली अवॉइड करता था और छोटे पृष्ठभूमि के लोगों को लेता था। दूसरा था कि कई बार वह दीवान के पद पर आधे दर्जन अधिकारियों की नियुक्ति कर देता था ताकि एक दूसरे पर रोक और संतुलन बनाकर रखे। फिर जो मीर बख्शी था वह सेना के रखरखाव के लिए उत्तरदायी था, और अमीरों का वास्तविक नेता मीर बख्शी होता था। मीर बख्शी के बहुत सारे काम होते थे। पहले तो मैं आपको मनसबदारी बताऊंगा, तो मनसबदार की नियुक्ति की अनुशंसा मीर बख्शी करता था। जो मनसबदार है उन मनसबदारों की नियुक्ति की अनुशंसा मीर बख्शी करता था। ओके। और जो मीर बख्शी का पद होता था दैट वाज गोइंग टू बी टू मच इंपॉर्टेंट। और जब बादशाह व्यक्तिगत साक्षात्कार से जब अमीरों की नियुक्ति करता, माने मनसबदारों की नियुक्ति करता था, तो मीर बख्शी फिर दीवान के विभाग को अनुशंसा करता था उसके तनख्वाह के लिए। और इसके अलावा मीर बख्शी को राजमहल की रक्षा, दरबार में मनसबदारों के का स्थान निर्धारण, दरबार के अनुशासन को मेंटेन रखना, यह सब मीर बख्शी का काम था। अगर कोई विदेशी कोई अगर दूत
बादशाह से मिलना चाहता है तो उसे दरबार में उपस्थित करना मीर बख्शी का काम था। और कोई प्रांतीय कोई अधिकारी अगर दरबार में बादशाह के सामने प्रस्तुत होना चाहता है तो मीर बख्शी के अनुमोदन से होगा। तो मीर बख्शी के बहुत सारे शिकार में भी वो बादशाह के साथ जाता था। मीर बख्शी के बहुत सारे काम होते थे, लेकिन हाँ वो सेना का प्रधान नहीं होता, सेना के प्रधान के पद को नहीं दिया जाता था, लेकिन अमीरों का नेता मीर बख्शी होता था। अब यहां पर चेक एंड बैलेंस के लिए क्या करते थे बादशाह कि एक तो मनसबदार का रिकमेंडेशन मीर बख्शी करेगा, लेकिन उसकी नियुक्ति नहीं करेगा, नियुक्ति खुद बादशाह करेगा व्यक्तिगत साक्षात्कार से। और फिर जब एक बार जब उसकी नियुक्ति हो जाती है तब मीर बख्शी उसे दीवान के विभाग को अनुशंसा करेगा कि उसको तनख्वाह दीजिए। तो तनख्वाह मीर बख्शी के डिपार्टमेंट से नहीं जाएगा, तनख्वाह जाएगा दीवान के विभाग से। लेकिन हां, अब चूंकि सारे अधिकारी मनसबदार थे, इसलिए जितने भी अधिकारी होते थे उनका रिकमेंडेशन तनख्वाह का मीर बख्शी के डिपार्टमेंट से जाता था। इसलिए मीर बख्शी को सबसे बड़ा भुगतान अधिकारी, ही वॉज सपोज टू बी द लार्जेस्ट पे मास्टर इन इंडिया, माने इन मुगल एम्पायर, सॉरी नॉट इंडिया, इन मुगल एम्पायर। अब नेक्स्ट आता है मीर समा अथवा खाने समा। तो देखिए जो खाने समा था वो सभी प्रकार की राजकीय आपूर्ति के लिए उत्तरदायी था, मतलब राजकीय कारखानों का संचालन इसी के अंतर्गत होता था। एक्चुअली राजकीय पैलेस की कुछ ऐसी जरूरतें होती थी जो बाजार की वस्तुएं खरीदकर पूरा नहीं हो सकता था, तो उसके लिए सेल्फ प्रोडक्शन करना पड़ता था, राजकीय कारखाने होते थे और सारी आपूर्ति उसमें। अब राजकीय कारखाने में केवल कपड़े और बाकी वस्तुएं ही नहीं है, घुड़सार, हथसार, सब कुछ उसके अंदर है, और वो सब मेंटेन करता था मीर ए समा अथवा खान ए समा। और खान ए समा चूंकि पैलेस के सारे आपूर्ति के लिए उत्तरदायी होता था, तो बादशाह से उसकी काफी निकटता होती थी, इसलिए अधिकांशतः खान ए समा का पद कोई बहुत विश्वस्त अधिकारी को दिया जाता था। जैसे जहांगीर के समय यह पद दिया गया था उसके जहांगीर के माने नूर जहां के भाई आसफ खान को। और खान ए समा पर भी रोकन संतुलन, जैसे खान ए समा अगर जो वार्षिक आपूर्ति राजमहल की करता है उसका एक बजट प्रस्तुत करता था, वार्षिक बजट। जब वो वार्षिक बजट प्रस्तुत करता था तो वार्षिक बजट की जांच के लिए उसको दे दिया जाता था दीवान के विभाग में। तो दीवान के विभाग को भेज दिया जाता था कि जो मीर समा के विभाग से जो खर्च हुआ है उसकी आप जांच करिए कि सही खर्च है कि नहीं। इस तरह से रोक और संतुलन था। लास्ट है सद्र उस शूद्र। सद्र उस शूद्र को कहते हैं धार्मिक विभाग का प्रधान। इसके पद इसका विभाग होता था, जैसे दीवाने रिसालत आपको सल्तनत काल में दिखता है, वही है सद्र उस शूद्र। तो सद्र उस शूद्र का काम होता था कि यह दीवानी न्याय, मतलब उत्तराधिकार के संबंधित न्याय, तलाक, विवाह, इससे संबंधित न्याय का काम करता था। लेकिन सामान्यतः क्या होता था कि सद्र उस शूद्र और मुख्य काजी, जिसको काजी उल कुजात बोलते थे, जो मुख्य काजी, काजी का काम होता था फौजदारी, फौजदारी मतलब क्रिमिनल जस्टिस, और सद्र उस शूद्र का काम होता था सिविल जस्टिस। तो प्रायः सिविल जस्टिस और क्रिमिनल जस्टिस में कोई भेदभाव ना हो, इसलिए सिविल जस्टिस का जो और क्रिमिनल जस्टिस दोनों का जो पद होता था वो एक ही व्यक्ति को दे दिया जाता था, और वह व्यक्ति सद्र शूद्र ही होता था। तो सद्र शूद्र का काम होता था सभी प्रकार के धार्मिक अनुदान को भी आवंटन भी वही करता था। जैसे वह धर्म के संवर्धन के लिए, शिक्षा के विकास के लिए मदद ए मास के रूप में भूमि अनुदान देता था और वजीफा के रूप में नगद देता था। अब यहां पर भी बादशाह ने सावधानी बरती कि कहीं ऐसा न हो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाए और कहीं ये फंड का घपला न करे। इसलिए बाद में अकबर ने नियम लगा दिए, विशेषकर एक अब्दुल नबी करके था सद्र शूद्र, उसके समय बहुत सारा करप्शन और भ्रष्टाचार हुआ, तो अकबर ने यह नियम बना लिए कि अगर 15 बीघे से अधिक का भूमि अनुदान हो तो उसमें सद्र शूद्र के बाद बादशाह का भी अनुमोदन होना चाहिए। तो ये हुआ आपका केंद्रीय, ये है रोक और संतुलन, और प्रॉपर विभाग उसने बनाया। अब इसके बाद देखते हैं कि जैसे आपको सल्तनत काल में तो मानक प्रांतीय प्रशासन का विकास नहीं हुआ था, मानक प्रांतीय प्रशासन का विकास सल्तनत काल में नहीं हुआ था, लेकिन मुगल काल में मानक प्रांतीय प्रशासन के रूप में सूबा, मानक प्रांतीय प्रशासन के रूप में
के रूप में सूबा, जैसे प्रांत को सूबा बोलते थे। और सबसे पहले सूबा प्रशासन अकबर ने शुरू किया है, जिसने 1580 में अपने साम्राज्य को 12 सूबों में बांटा है, 12 सूबों में। तो अकबर ने मानक प्रांतीय प्रशासन की शुरुआत की है। अब देखो ये सूबा प्रशासन में अधिकारी कैसे हैं और इनके बीच कैसे रोक और संतुलन लग रहा है। जैसे सूबा में देखोगे यह अधिकारी हैं, उसमें इसमें है नजीम अथवा सूबादार, नजीम अथवा सूबादार, प्रांतीय दीवान, प्रांतीय बख्शी, प्रांतीय सद्र। देखिए सूबा प्रशासन को कहा जाता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्रीय प्रशासन का रेप्लिका। लेकिन ये केंद्रीय प्रशासन का रेप्लिका कहां है? अब देखिए, जैसे अगर यह रेप्लिका का मतलब नकल, अगर नकल होती तो फिर नजीम अथवा सूबादार को यहां होना चाहिए, यानी सबसे ऊपर होना चाहिए, जहां सूबा आप देखते हो बादशाह के की तरह। लेकिन ऐसा नहीं है। नजीम अथवा सूबादार सामान्य प्रशासन देखता है और प्रांतीय दीवान राजस्व प्रशासन देखता है, मतलब राजस्व जो केंद्र में है, दीवाने कुल अथवा दीवाने आला, मतलब यह राजस्व का आकलन, राजस्व की वसूली, राजस्व आय व्यय का ब्यौरा रखता है। लेकिन इसमें यह ध्यान रखता है कि कहीं ऐसा न हो कि मतलब अकबर या जो मुगल शासक था उसका इस बात पर बल था कि कहीं ऐसा न हो कि नजीम अथवा सूबादार ज्यादा पावरफुल हो जाए। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि नजीम या सूबादार ज्यादा पावरफुल ना हो जाए, इसलिए जो प्रांतीय दीवान और जो नजीम अथवा सूबादार है, ये दोनों एक दूसरे पर उचित रोक और संतुलन बनाकर रखना चाहते थे, क्योंकि अगर रोक और संतुलन अगर बनाकर रखेंगे तभी ये रह पाएंगे। तो नजीम अथवा जो सूबादार है और प्रांतीय दीवान है, दोनों प्रॉपर एक दूसरे पर रोक और संतुलन रखेंगे। और इसीलिए जानते हो, प्रांतीय दीवान के पद पर कभी कभी मुगल शासक अधिक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति कर देते थे ताकि नजीम दबाव में रहे। दूसरा तुम देखते हो प्रांतीय बख्शी। अब प्रांतीय बख्शी मीर बख्शी की तरह इस सेना के रख रखाव के लिए नीचे उत्तरदायी है, लेकिन प्रांतीय बख्शी को देखो किस तरह से रोक और संतुलन बनाया गया है कि प्रांतीय बख्शी प्रायः जो बरीद कहते थे गुप्तचर, यानी एस्पिनेज। सो दिस प्रोविंशियल बख्शी वॉज द हेड ऑफ द एस्पिनेज सिस्टम, द रीजनल एस्पिनेज सिस्टम एज वेल। तो चूंकि वो गुप्तचर का प्रधान होता था, तो गुप्तचर उसको संवेदनशील बातों की सूचना देते थे। तो अगर कोई राज्य साम्राज्य की सुरक्षा से संबंधित कोई अगर संवेदनशील बात हो, तो मीर बख्शी को अधिकार था कि बिना वो नजीम को सूचना दिए सीधा वह केंद्रीय बख्शी को सूचना दे सकता है, यानी मीर बख्शी को सूचना दे सकता है, और बीच में वो नजीम अथवा सूबादार को सरपास कर जाएगा। तो इसका मतलब है कि रोक और संतुलन, चेक एंड बैलेंस बनाए रखने का प्रयास है। और जो प्रांतीय सद्र है, प्रांतीय सद्र का पद होता था, सद्र उस शूद्र का ही छोटा सा पद था, लेकिन अकबर इस पद को इसलिए बनाए रखना चाहता था, जैसे मुस्लिम शरीयत के मुद्दे पर या उसके विश्लेषण में कोई मतभेद हो तो कहीं ऐसा न हो कि जो सद्र उस शूद्र अपना एकाधिकार कायम उस पर कर ले मुस्लिम शरीयत की व्याख्या में। तो जैसे शरीयत में आपको बताओ, शरीयत क्या है? कानून है। जैसे इस्लामी कानून का आधार क्या है? सबसे बड़ा आधार तो कुरान है। ओके, तो इस्लामी जो कानून है उसका पहला आधार कुरान है, और कुरान तो पैगंबर ने लिखा है, तो वो तो सबसे पवित्र ग्रंथ है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं, उसका कोई पैरेलल ही नहीं इस्लामी जगत में। दूसरा आता है हदीस। हदीस का मतलब हुआ कि मोहम्मद पैगंबर की वाणी को बाद के विद्वानों ने संकलित किया, मोहम्मद पैगंबर के बहुत बाद, लगभग 200 वर्षों के बाद। तो वो जो हदीस है उसको वह सम्मान प्राप्त नहीं है जो कुरान को प्राप्त है। और फिर आता है इज्मा। इज्मा का मतलब है कि जो महत्वपूर्ण मुस्लिम संतों के द्वारा समय समय पर जो अपने विचार और टिप्पणियां दी गई है न्याय संबंधी कार्यों पर, या
परिस्थितियों पर, तो उसको इज्मा कहा गया। और एक आता है कयास। कयास का मतलब है कि इस परिस्थिति में चूंकि पहले यह निर्णय लिया जा चुका है, तो अब उस परिस्थिति में एक काजी को या एक न्यायकर्ता को यह निर्णय लेना चाहिए, इसको कयास बोलते हैं। तो मतलब कह सकते हो कि कुरान, हदीस, इज्मा और कयास, इन चारों को आधार बनाकर बनता है मुस्लिम शरीयत। मुस्लिम शरीयत का मतलब है मुस्लिम कानून, यानी उसमें फौजदारी कानून है, दीवानी कानून है, और इबादत, कैसी इबादत की जाए उसके नियम भी है। तो वही जो मुस्लिम शरीयत की व्याख्या कौन करता था, तो उलेमा करता था, और खासकर सदर उस सुदर। तो सदर उस सुदर अगर अकेला शरीयत की व्याख्या करेगा तो एक अधिकार कर लेगा, और जैसा चाहेगा वैसी व्याख्या करेगा। तो इसके लिए अकबर ने एक व्यवस्था की कि भाई ऐसा करते हैं कि एक प्रांतीय सद्र को बना देते हैं। और कई बार क्या होता था, मुगल बादशाह किसी मुद्दे पर सद्र उस सुद्र से ना पूछकर, अगर लगता है कि सद्र उस सुद्र कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो सद्र उस सुद्र से ना पूछकर सीधे प्रांतीय सद्र से निर्णय लेकर फिर आगे बढ़ जाता था। प्रांतीय सद्र से पूछकर निर्णय लेकर आगे बढ़ जाता था। ओके। सर रुपेंद्र पूछ रहे हैं कि इस दीवान और पुलिस वाले दीवान में क्या डिफरेंस है? पुलिस में कोई दीवान होता है क्या? कौन पूछ रहे हैं? रुपेंद्र, पुलिस में कौन सा दीवान होता है? फिर एक बार क्लियर करो तो, पुलिस में तो कोई दीवान हमको नहीं दिखा है। रुपेंद्र कहां से दीवान लाए? अब देखो, अब आता है स्थानीय। और कुछ मिस्टर अंकुर? अंकित मनसबदार पूछ, मनसबदार अंकित, अभी मैंने मनसबदारी पढ़ाई नहीं है। मैंने क्या कहा कि पहले जैसे आपको सल्तनत काल में, यही चीज आप लोग में ये स्कीम, आप में से बहुत लोग इस स्कीम को समझ ही नहीं पाते हो, तो आपका प्रश्न व्यर्थ हो जाता है। मैंने क्या कहा, सल्तनत काल में मैंने आपको पढ़ाया केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन। तो प्रांतीय प्रशासन में एकता प्रशासन वहां हो गया है। और यहाँ क्या है, उसका फिर स्थानीय प्रशासन। यहाँ क्या है कि मुझे केंद्रीय प्रशासन, सूबा प्रशासन, स्थानीय प्रशासन पढ़ाना है, और तब आपको पढ़ाना है मनसबदारी व्यवस्था। वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, आज नहीं हो पाएगा। आज समय, आप तो जानते हो कि हम लोग 1 घंटे 20 मिनट क्लास करते हैं, आपका टाइम अब होने जा रहा है, तो इसलिए आज नहीं हो पाएगा। हाँ, स्थानीय प्रशासन में मैं आपको बता दूं कि पहले हायरार्की में इसको क्लियर कर दूं, सरकार के स्तर का प्रशासन और परगना के स्तर का प्रशासन। हाँ, आप लोग एक काम जरूर करिएगा। आज तो मैंने मैटर दिया, कुछ लोगों ने डाउनलोड किया होगा, हो सकता है नहीं पढ़ा हो। आप लोग कृपा करके कल सल्तनत और मुगल, इन दोनों का प्रशासन और अर्थव्यवस्था दोनों पढ़ के आइएगा। कल मेरा टारगेट होगा, पहले मैं आपको स्थानीय प्रशासन कवर कर दूंगा, फिर मैं आपको मनसबदारी समझा दूंगा। अंकित, मैं मनसबदारी अच्छे ढंग से आपको समझाऊंगा, चिंता मत करिए। और फिर उसके बाद भूराज पर भी थोड़ी सी टिप्पणी करूंगा, और फिर हमारा प्रशासन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम अर्थव्यवस्था में आएंगे। इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा नहीं है, मुख्य रूप से हमको सल्तनत कालीन अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है और मुगल कालीन अर्थव्यवस्था की। लेकिन मैं यहाँ पर कोशिश यह करूँगा कि पार्ट फर्स्ट तो बहुत खैर पीछे है, वो तो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री। लेकिन पार्ट 2 जो वैदिक से लेकर पूर्व मध्यकाल तक हम लोग पहुंचे थे, तो उस समय की जो इकोनॉमी थी, या उस समय का प्रशासन था, या आगे उस समय का कल्चर है, उससे तुलनात्मक आपकी समझ विकसित हो, तभी चेंजेज का प्रॉपर ज्ञान हमें मिल पाएगा। इस काल में क्या क्या चेंजेज आ रहा है, तो पार्ट 2 से जोड़कर देखने में फिर फायदा होगा। क्या मिस्टर अंकुर? 1-2 बच्चे पूछ रहे हैं लौकिक। लौकिक मतलब होता है सांसारिक, और पारलौकिक होता है वह संसार। लौकिक कहां से आ गया? लौकिक तो मैंने बताया भी नहीं। तो आज तो यही रुकना पड़ेगा मेरे स्टूडेंट्स में, तो टाइम ओवर हो गया। अभी पढ़ाने की दिल्ली इच्छा तो थी कि मनसबदारी वगैरह बता दो, चलो कोई बात नहीं, कल हम कवर करेंगे। आप लोग दोनों मैटर को पढ़ के आना। तो आज मैं यही रुकता हूं। ओके माय स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू टुमारो। गुड नाइट।